सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं भाई अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी जय अक्सर भोले मेरे शंकर बाबा जी, जय सभी हो। दर्शकों को भी जय भोले शंकर, हर हर महादेव। दर्शकों को बता दूं कि अनिल सिंह जी एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं और जब से रिटायर हुए इनके जिम में एक का काम है, ये लिखते पढ़ते रहते। लिखते तो नहीं है शायद, पढ़ते बहुत हैं। 24 घंटे इनका समय स्वाध्याय में बीतता है और यूट्यूब पे भी ये तमाम जितने भी राष्ट्रवादी चिंतक विचारक हैं उनको दिन भर सुनते हैं और बड़ा अच्छा इनका चिंतन जो है राष्ट्र के लिए जो है वो बड़ा गूढ़ है, बहुत गहरा होता है। तो कल परसों परसों से मेरे इनसे वार्ता हो रही है। ये बंगाल फाइल्स देख के आए हैं। मेरा दुर्भाग्य यह है सर कि मैं ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूं जहां सिनेमा हॉल नहीं है, इसलिए मैं ये फिल्म देख नहीं पाया हूं। तो मैं आप ही की निगाह से इसे देखता हूं। कल मैंने इसी विषय पर संदीप भाई से, संदीप आर के सिंह जी से भी वार्ता की थी। तो आज मैंने अनिल सिंह जी को आमंत्रित किया है। सर आपने तो फिल्म देखी है मैंने सुना। जी बिल्कुल ठीक सुना है बाबा जी, देखी है। क्या सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या क्या बताया गया, क्या दिखाया है फिल्मकार ने फिल्म में? जी उस पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा जी कि ऐसी जगह होने को जहां सिनेमा हॉल नहीं है, आप ये फिल्म देखने का फिल्म न देखने का एक्सक्यूज न बनाए तो ही बेहतर है। क्योंकि जी। देखिए आजकल वो जमाना नहीं है जब फिल्में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हुआ करती थी, 6-6 महीने, 7 साल भर एक ही हाल में लगी रहती थी। ये फिल्म या तो हम्म। आप अगले 2-3 दिनों में देख लेंगे या फिर नहीं देख पाएंगे, अगर इनकेस ओटीटी पे नहीं आई तो। और ये ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चूंकि बंगाल में ये फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है, तो बंगाल से लोग बिहार और उड़ीसा जाकर के ये फिल्म देख रहे हैं। तो हम्म। आप भी जो है थोड़ा पहाड़ से नीचे उतरें और कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां सिनेमा हॉल हो और इसको देख लें, क्योंकि ये एक यूनिक टाइप की फिल्म है। ऐसी फिल्म जो है, मैं तो कह सकता हूँ अपने ज़माने में बड़ा मैं पिक्चरबाज रहा हूँ, ऐसी फिल्म जो है मैंने कभी नहीं देखी और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि मैं फिल्म देखूं, ऐसी फिल्म देखूं। अब आइए मूल फिल्म पर, जो आपका सवाल है कि फिल्म में ऐसा है क्या। फिल्म का जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बंगाल फाइल्स, तो मूलतः बंगाल में घटित घटनाओं के ऊपर ये फिल्म बनी गई है। और फिल्म की समीक्षा करना जो है वो मैं देखता हूँ कि एक एक्सपर्ट लोगों का काम है। जो लोग यूट्यूब चैनलों पर फिल्मों की समीक्षाएं करते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, सिनेमेटोग्राफी ऐसी है और डायरेक्शन ऐसा है, एक्टिंग ऐसी है, पता नहीं क्या क्या, उसका मुझे तकनीकी ज्ञान विशेष नहीं है। हम्म। लेकिन फिल्म जो भी है, जो इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से स्थापित कर देती है कि फिल्म के जो बनाने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री अग्निहोत्री हैं, वो एक जीनियस आदमी है। इसमें कोई शंका नहीं रह जाती है फिल्म देखने के दौरान, फिल्म देखने के बाद। बंगाल की घटनाओं पर फिल्म जो है वो आधारित है और बंगाल में 1946 में जो कुछ भी घटित हुआ, पहले कलकत्ता में और उसके कुछ दिन बाद नोआखाली में, और उसके अलावा आजकल जो घटित हो रहा है, आजकल जो घटित हो रहा है उसको भी जो है एक ही कहानी में पिरोया गया है। तो वेरी ये गुड। काम जो है, ये काम जो है वो एक जीनियस का ही हो सकता है, कुछ साधारण आदमी के बस का ये है नहीं। अब जहां तक मेरा सवाल है, तो फिल्म में जो कुछ भी मैंने देखा उसके बारे में मुझे पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा सब कुछ जो है हुआ है बंगाल में। लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म देख करके मैं बिल्कुल अंदर तक हिल गया बाबा जी। और परसों तो रात भर मैं सो नहीं सका, मतलब इतना ज्यादा मैं डिस्टर्ब रहा, तरह तरह के सपने आते रहे उन पटांग किस्म के। तो फिल्म जो है वो इस तरीके से हिट करती है जानकार आदमी को भी, और जो नहीं जानते हैं
उनका जो है वो दो टाइप का रिएक्शन इस फिल्म पे होगा, हो रहा है। लोगों के रिव्यू भी मैं देख रहा हूँ जो आकर के बोल रहे हैं यूट्यूब पे ऐसी है वैसी है। दो टाइप का रिएक्शन है। एक तो ये कहते हैं कि साहब ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या जरूरत है ऐसी फिल्म बनाने की, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उन्होंने दिखाया है। हिम्मत है तो गुजरात फाइल्स, यूपी फाइल्स बना करके दिखाएं। एक गुट तो वो है इस तरह का रिएक्शन दे। दूसरा गुट जो है वो ये कह रहा है कि साहब मान भी लिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको दिखाने की क्या जरूरत है, क्यों दिखाना जो है वो इतना दर्दनाक सत्य, इतना जो है हिंसक घटनाक्रम जो घटा घटा होगा, मान भी लिया कि हुआ है, तो दिखाने की जरूरत क्या है। ये दोनों हमारी चर्चा के आगे के बिंदु रहेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले फिल्म की कहानी के ऊपर जो आपका ओरिजिनल सवाल था। कहानी जो है उसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका रोल प्ले किया है पल्लवी जोशी ने, जो 1946 से लेकर के और वर्तमान समय तक की जो घटनाएं जिनके ऊपर आधारित है फिल्म, उन सब की वो गवाह है। और फिल्म शुरू होती है वर्तमान काल से, और वर्तमान काल में बंगाल की जो दो घटनाएं सबसे ज्यादा जो चर्चित रही, एक तो संदेश खाली की घटना और दूसरी मुर्शिदाबाद की घटना। और इसके बीच में एक कांड और हुआ है जिसमें कि सीबीआई के विरोध में ममता दीदी जो है वो आके सड़क पे बैठ गई थी, बाकायदा एक बहुत बड़े जलसे के साथ में। तो ये तीनों घटनाएं जो है जो कि समकालीन हैं, वो पिरोई गई हैं फिल्म में एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि एक लड़की का अपहरण हो जाता है बंगाल में, और उसकी जांच के लिए सीबीआई की ओर से एक अधिकारी को भेजा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि बंगाल में ये हुआ था, सीबीआई जो है एक मामले में पहुंची जांच करने, और उसके खिलाफ धरना धरना उसकी खिलाफ ही एफआईआर हो गई, धरना होने लगा, पत्थरबाजी होने लगी। तो एक तो वो सब होता है। उसके बाद अब संदेश खाली वाला तत्व जो है इसमें आ जाता है। उसमें बताया जाता है कि लड़की को उठाने वाला स्थानीय एमएलए है। तो अब एमएलए के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ता है। जो फिल्म का हमारे नायक है वो भी एक प्रोटैगनिस्ट है। तो जब उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो वही होता है, जनता घेर लेती है। तो जब एमएलए तक बात पहुंचती है तो उसके खिलाफ नारेबाजी, पत्थरबाजी, ये सब कुछ होता है। और फिर एक और जो कैरेक्टर जिसका मैंने पहले नाम लिया, पल्लवी जोशी, जिन्होंने भारती बनर्जी नाम के एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, और सिंबॉलिकली उसको माँ भारती के रूप में दिखाया गया है। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल ही सन्नाटे की हालत में है। तो उसके ऊपर शक इसलिए जाता है क्योंकि आखिरी बार वो उनके घर में देखी गई थी वो लड़की। तो उससे पूछताछ करने के लिए पहुंचता है वो सीबीआई अधिकारी, और वो पूछताछ के दौरान जो है वो कहानी अनफोल्ड होती है कि उस महिला ने और क्या क्या देखा है। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आपके सभी जो दर्शक हैं वो इतना तो जानते हैं कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया, आज़ादी का किस तरीके से आज़ादी जो है मिलेगी, कैसे पावर ट्रांसफर होगी, ये सारी चीजें तय करने के लिए वो एक प्लान उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके पहले से ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो शुरू में तो उनको लगा कि ये कैबिनेट मिशन जो है ये बिल्कुल बेकार है, ये पाकिस्तान के सवाल को एड्रेस नहीं करता है, तो इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में उनके सलाहकारों ने जिसमें सोहरावर्दी और लियाकत अली खान जैसे लोग प्रमुख थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि ठीक है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं तो आगे पाकिस्तान बनाने के लिए इसमें पर्याप्त रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान हम ले सकते हैं अल्टीमेटली, जो कि हमारा लक्ष्य है। तो फिर वो मान गए, कैबिनेट मिशन पर वो सहमत हो गए। और इधर जो कांग्रेस थी, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस अध्यक्ष वो बन चुके थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया।
तो जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर है कि फिर ये थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि मेजॉरिटी में वही लोग थे। तो फिर जिन्ना ने कहा कि भाई अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जब हमको पाकिस्तान नहीं मिल सकता है, तो फिर अब जो है हम इसको डायरेक्ट एक्शन के द्वारा हासिल करेंगे। और उन्होंने एक कॉल दी डायरेक्ट एक्शन। अब उनकी जो कॉल है वो कहीं जुलाई 1946 में ये कॉल उन्होंने दी थी, और 16 अगस्त का दिन उन्होंने तय किया। 16 अगस्त का जो दिन था वो रमजान महीने का 18वां दिन था। प्रखर श्रीवास्तव ने एक किताब लिखी है हे राम, जिसमें उन्होंने बताया कि उस दिन 17 तारीख थी रमजान की, लेकिन मैंने उसको चेक किया, असल में 18 थी। तो रमजान का महीना जो है बड़ा पाक महीना है, और ये चीज कही गई स्टेज से कही गई, ये चीज बड़ा पाक महीना है। इसी महीने में जो है वो कुरान नाजिल हुई थी। इसी महीने में बदर की जंग हुई थी, जिसमें मोहम्मद साहब के मात्र 313 या 343 सिपाहियों ने हजारों यहूदियों की फौज को हराया। तो बड़ा ही पाक महीना है जिहाद के लिए। तो इस दिन जो है निकल पड़ो सड़कों पर, और शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने, क्या उसका पूरा नाम, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो कि पाकिस्तान का, ये ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाली था उस समय, पूरा बंगाल का उस समय प्राइम मिनिस्टर ही बोलते थे, वो प्राइम मिनिस्टर था बंगाल का। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर उसने ये स्पीच दिया कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, और 2 दिन के समय में जितने हिंदुओं को मार सको मार दो, जिससे कि हमारी अक्सरियत हो जाए बंगाल में, और कलकत्ता शहर जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। ये उनका प्लान था, और इस प्लान को इनेक्ट करने के लिए पहले से तैयार थे, बाकायदा तैयारी की गई। बाहर से बुलाया गया गुंडों और आपराधिक तत्वों को, हथियार वगैरह जो है वो सप्लाई हुए, जगह जगह से हथियार सप्लाई हुए। और 16 अनिल सिंह जी का कनेक्शन फिर कट गया, अभी 20-30 सेकंड में जुड़ जाएंगे। आप लोग कृपया धैर्य रखिए। अनिल सिंह जी जैसे वक्ताओं को सुनने के लिए छोटे मोटे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वो उनका पुराना बाबा आदम के जमाने का फोन है, इस वजह से ऐसा होता है। 16 अगस्त को सुबह 7:30 बजे के आसपास पहली घटना हुई, और उसके बाद वो कास्केडिंग इफेक्ट जो है उसका चलता रहा। वो चलता रहा और बहुत दिनों तक चला। तो उस समय की घटनाओं के बारे में सबसे ज्यादा खेद का विषय यह है बाबा जी, कि किसी ने कोई किताब नहीं लिखी उस दिन। जो कुछ भी हुआ, एक भी किताब अवेलेबल नहीं है। पहली किताब लिखी गई है उसके ऊपर सन 2011 में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र सिन्हा और आलोक दासगुप्ता। उनकी किताब है 1946 कोलकाता संहार एवं नोआखाली कर्ण संहार। बांग्ला में पुस्तक है, अमेजॉन पे बांग्ला में ही अवेलेबल है, मगर फ्लिपकार्ट पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो लोग इंटरेस्टेड हो। 1946 कलकत्ता किलिंग्स एंड नोआखाली जेनोसाइड। तो जी पढ़ सकते हैं इसको लेकर के। तो उस किताब में भी जो वर्णन है वो मतलब क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर ही आधारित है, कि किस समय जो है वायरलेस पे कहाँ से क्या मैसेज गया, थाने में क्या रिकॉर्डिंग है वगैरह वगैरह, उसके आधार पर उन्होंने पूरा जो है क्रोनोलॉजी उसकी प्रस्तुत की है, जो कुछ भी हुआ उस पीरियड में। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो ये कहते हैं कि 40,000 हिंदू मारे गए उन 2 दिनों में, 16-17 में और 18 तक। 2.5 दिनों में लगभग 40,000 हिंदू तो मारे गए, और इससे ज्यादा हिंदू जो है वो हुगली में फेंक दिए गए। अब जो भी वर्णन मिलता है इसका कहीं से भी, दुर्भाग्यवश कोई ये कहने की हिम्मत तो नहीं कर पाता है कि ऐसा कोई कांड हुआ ही नहीं, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य हैं इसके। लेकिन वो कहते हैं कि मात्र 4,000 हिंदू मरे। अब 4,000 के साथ भी जो है उसी तरीके से मात्र लोग लगा रहे हैं
जैसे बैंक से आप जो है निकालते हैं 100 करोड़ मात्र लिखते हैं चेक के ऊपर, उस तरीके से 4000 मात्र भरे। तो खैर हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन यहाँ एक चीज जो है पॉइंट आउट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको याद हो तो केरला स्टोरी का ट्रेलर जिस समय आया, तो केरला स्टोरी के ट्रेलर में एक चीज कही गई कि इतनी लड़कियां जो है वो भेजी गई, समथिंग लाइक 30,000 या फिगर मेरे को याद नहीं, मे बी 3,000 मे बी 30,000। तो उसके ऊपर जो है वो सेंसर बोर्ड ने आपत्ति की कि ये संख्या जो है आपने कैसे निकाली। तो अल्टीमेटली जो उसमें से निकालना पड़ा उनको वो नंबर, फिल्म जब आई तो वो संख्या जो है काफी कम करके उन्होंने निकाली। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिल्म में 40,000 की संख्या जो है वो दिखाई गई है बाकायदा। और अभी कल ही मैं देख रहा था इनका विवेक अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू संजय दीक्षित सर के साथ में, तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक एक वाक्य जो बोला गया है, एक एक चीज जो दिखाई गई है, उसके लिए 10-10 प्रमाण जो है सेंसर बोर्ड में प्रस्तुत किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि एक भी इंसिडेंट ऐसा दिखाया गया है जो या तो नहीं हुआ या अतिरंजित है। तो ये 40,000 का फिगर भी खोज रहा था, मेरे को पर्सनली तो मिला नहीं कहीं भी, लेकिन उनका कहना है कि जो तत्कालीन गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, कोई सर बरोज करके थे, बरो, उनकी रिपोर्ट में 40,000 का फिगर, तो 40,000 हिंदू जो है वो काट डाले गए। और यहाँ पर मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। एक बार बहुत पहले 90s की बात, अर्ली 90s की बात है, मैं गया था कलकत्ता। तो मोहल्ला वल्ला कौन सा था इतना डिटेल मुझे याद नहीं है, मगर एक जगह पे आकर के हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो बोला कि साहब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। हमने कहा भैया क्यों नहीं जाओगे? बोला साहब वहाँ जो है वो उन लोगों का इलाका है, वो जो है वो गाय भैंस जो है काट करके बड़े बड़े और सब लटकाए रहते हैं, हम पंडित आदमी हमसे देखा नहीं जाता। तो हमने खैर इधर हमने कोशिश की, क्योंकि हमारा काम था उस एरिया में, तो नहीं गए। और उसके बाद फिर वापस लौटे हुए वहां से। तो फिर वो बताने लगा, तो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने देखा था 1946 का कांड अपनी आंखों से। वो बता रहे थे कि साहब इस सड़क पर जिस पर हम अभी चल रहे हैं, यहाँ पर जो है 1946 में इतना खून जो है फैला हुआ था पूरी सड़क पर कि जो है पैदल चलना मुश्किल था। अगर आप चलने की कोशिश करते 2 कदम पे फिसल के गिर पड़ते। चारों तरफ लाशें ही लाशें और खून। ये पंडित जी का जो है आंखों देखा हाल जो उन्होंने हमको बताया। तो खैर अब ये तो हुआ जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग कहा मुस्लिम लीग ने। और इसमें अब थोड़ा सा क्योंकि फिल्म बन रही है तो फिल्म में थोड़ा सा लिबर्टी लेनी पड़ती है फिल्म बनाने वाले को, उसका फिल्मीकरण करने के लिए। एक पात्र इसमें दिखाया गया है जिसका नाम था गुलाम सरवर हुसैनी। गुलाम सरवर हुसैनी जो है गुलाम सरवर हुसैनी नोआखाली में एक वो था, मदरसे या मदरसे का मस्जिद का किसी का पीर था, वो सूफी था, जिसको हमारे यहाँ जो है वामपंथी लोग बताते हैं कि सूफी जो है वो उदारवादी इस्लाम का नाम है। वो एक भूतपूर्व एमएलए था नोआखाली का, जिस समय की घटना हुई उस समय एमएलए नहीं था, लेकिन वो सूफी था। तो गुलाम सरवर हुसैनी जो है नोआखाली कांड के लिए जो है वो जिम्मेदार बताया जाता है सिंगल हैंडेडली। जब ये अच्छा पहले कलकत्ता खत्म कर ले फिर इस पे आते। तो कलकत्ता में जो है 16 और 17 को ये सब कांड हुआ, जिसको कि दिखाया गया है बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के साथ। कोई संदेह नहीं रह जाता है कि फिल्मकार क्या कहना चाहता है। उसके बाद 18 तारीख को वहां पर एक घटना घटी कि गोपाल पाठा नाम के एक महापुरुष थे, क्या उनको कहा जाए, उन्होंने जो है वो मोबिलाइज किया हिंदुओं को, हर कम्युनिटी से लोगों को मोबिलाइज किया जहां से जो सहायता मिल सकती थी, और काउंटर अटैक शुरू किया। और काउंटर अटैक में कितने मरे इसका कोई हिसाब किताब नहीं, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा इतना इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इतने लोगों को अवश्य मार दिया कि जो लोग भी योजनाएं बना रहे थे वहां पर कुछ करने की, उसको पाकिस्तान में मिलाने की, उनके हौसले पस्त हो गए एक दिन के अंदर ही। 19 तारीख तक शाम को आते आते जो है वो सोहरावर्दी को समझ में आ गया कि अब जो है वो कलकत्ते को पाकिस्तान में मिलाने का हमारा प्लान जो है सफल नहीं हो सकता। तब जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहां पे आर्मी को बुलाया। आर्मी को मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया,
क्योंकि अब जो है हिंदू वहां पे भारी पड़ने लगे। तो अब इसमें ये दिखाया गया है कि गुलाम सरवर हुसैनी भी जो है वो आकर के कलकत्ता में उसने भी जो है बड़ा तांडव किया। तो उसका तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है ऑफिशियल कि उसने आकर के कुछ किया, लेकिन इस चीज का रिकॉर्ड तो है कि नोआखाली से जो है गुंडों को बुलाया गया था कलकत्ता में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। उसके बाद जो है फोकस शिफ्ट होता है नोआखाली की तरफ। अब नोआखाली में गुलाम सरवर हुसैनी का मैंने आपको बता ही दिया कि वो भाषण जो है बहुत दिनों से दे रहा था जी। कि जो है खत्म कर दो हिंदुओं को, कलकत्ता का बदला नोआखाली में लेना। ये उसी समय उनका प्लान बना जब कलकत्ता में ये लोग पिट गए, तो उसी समय उनका प्लान बना कोई ऐसी जगह चुनी जाए जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हो और हिंदू अगर यूनाइट हो भी जाए तो कुछ खास न कर सके। नोआखाली का चयन किया गया। नोआखाली में उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन 80% थी। तो वहां पर एक राजेंद्र लाल राय चौधरी नाम के जमींदार थे, जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे स्थानीय इकाई के, और वहां के बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जो है काफी संघर्ष किया और जो दिखाया गया है फिल्म में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ। लक्ष्मी पूजा का दिन था, जो कि कार्तिक ये शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है बंगाल। कुआर महीने की पूर्णिमा जो होती है, शरद पूर्णिमा जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, उस दिन लक्ष्मी पूजन का उनके यहाँ पर्व होता है। तो लक्ष्मी पूजा के लिए जो है वो औरतें इकट्ठा हो रही हैं राजेंद्र लाल राय चौधरी के घर में, और उस समय जो है हमला होता है उनके ऊपर, और किस तरीके से एकदम से मतलब टूट पड़े जानवरों की तरह से जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ दर्ज है इतिहास में। राजेंद्र लाल चौधरी का भी नाम दर्ज है। वो जो मैंने दिनेश चंद्र सिन्हा और अशोक दास गुप्ता की किताब बताई उसमें जो है वर्णन है पूरा उस घटना का। उन्होंने जो है वो लगभग पूरे दिन प्रतिकार किया, पूरे दिन जो है अपनी बंदूक के साथ वो लड़ते रहे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फिल्म में जो है कुछ सीन जो है ऐसे दिखाए गए हैं जो लोगों को अति नाटकीय लग सकते हैं, मगर है नहीं, बिल्कुल वो सच्चाई है एकदम से। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को उसकी टांगों में जो है दोनों तरफ दो घोड़े खड़े करके उसकी टांगों में रस्सी बांध दी गई, घोड़ों को दौड़ा दिया गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका शरीर जो है बीच से फट गया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड, वो वहां दिखाया गया। और ये भी दिखाया है? जी ये बिल्कुल दिखाया गया है? हाँ दिखाया गया। तो बाबा जी जो कुछ मतलब फिल्म में है आपको भी पता ही है मोटा मोटी क्या क्या हुआ था उन दिनों। इस पर जो है अगर कभी फिर मौका लगा तो बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दो बातों पर जो है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली तो ये है कि ये फिल्म जो है रिलीज कैसे हो गई। आपके सामने है उदयपुर फाइल्स का जो किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और भारत सरकार ने। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि उदयपुर फाइल्स फिल्म जब लेकर के गया है, जिसने भी बनाया सीबीएफसी में जब गया तो उन्होंने 58 कट लगाए उसके, और वो ठीक है 58 कट वो मान गया आदमी, उसने कोई बहस नहीं की। 58 कट के बाद जो है उसको रिलीज करने का सर्टिफिकेट मिल गया सीबीएफसी से, और जिस दिन रिलीज होनी थी फिल्म उसके एक दिन पहले जो है कुछ लोग चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया ऑल ओवर इंडिया, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जबकि केवल दिल्ली में है, उन्होंने उसको देश भर में रिलीज करने से रोक दिया। और उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गया बेचारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भारत सरकार के पास भेज दिया, और जब भारत सरकार के पास गया तो भारत सरकार ने सीबीएफसी के 58 कट के ऊपर जो है 2-4 कट और लगाए, फिल्म का एकदम सत्यानाश कर दिया। उसके बाद जाकर के फिल्म रिलीज हुई और पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा। तो उदयपुर फाइल्स के साथ जो इन लोगों ने किया, उसके बाद कलकत्ता फाइल्स के साथ, बंगाल फाइल्स के साथ जो है ऐसा क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से कैंची तो जरूर लगी है, कहीं कहीं देखने में भी समझ में आता है कि यहाँ काट दिया गया है ब्रफी, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी दिखाया गया है इतना भी दिखाने की उनको अनुमति कैसे मिल गई, ये एक रहस्य का विषय है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि फिल्म में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको
कहना सुनना जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक टैबू टाइप का माना जाता है। जैसे उदाहरण के जी। लिए गांधी जी को जो है इसमें, गांधी जी आप जानते ही हैं कि वो आधुनिक भारत के पैगंबर मोहम्मद हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहने पर सर तन से जुदा हो जाता है, वैसे ही गांधी के बारे में भी उनके खिलाफ भी कुछ आप बोल दें, भले ही वो सच हो, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे बिल्कुल लकड़बग्घों की तरह से। तो इस फिल्म में जो है वो गांधी को भी, मैं तो ये समझता हूँ कि जहां तक अलाउ करता था सिस्टम, विद इन द लिमिट्स ऑफ दी अलाउंसेस, उन्होंने दंगा कर दिया। बहुत ही अच्छा, अच्छे समय पर एक दृश्य जो है दिखाया गया है। एक तरफ जो है कलकत्ता में मारकाट हो रही है, बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से वो फिल्माया भी गया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक तरफ वहां मारकाट हो रही है, तुरंत जो है वो कैमरा शिफ्ट होता है वर्धा आश्रम में, जहाँ पे भजन चल रहा है गांधी जी का, वैष्णव जन तो तेने कहिए। एकदम से आदमी जो है मतलब झल्ला जाता है कि साला वहां पर जो है वो इतनी मारकाट मची हुई है और यहाँ जो है वो वैष्णव जन की बात कर रहे हैं। तो एक और कांड में गांधी जी को ही लेकर के, जिसमें गांधी जी जो है वो बाद में 1947 में कलकत्ता, वो उस समय तो नहीं गए जिस समय वहां मारकाट चल रही थी, तो कलकत्ता जाने के लिए निकले और बिहार चले गए, क्योंकि कलकत्ता में उस समय तक हिंदू जो है अपना हावी हो चुके थे और जो कुछ हुआ था उसका रिएक्शन बिहार में चालू हो गया था, वहां भी मुसलमान मारे जा रहे थे, तो बिहार चले गए और बाद में 1947 में गए कलकत्ता। और कलकत्ता जा करके, अच्छा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर न मालूम हो, तो कलकत्ता के दंगे जो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुए वो एक्चुअली सितंबर 1947 तक चलते रहे छोटे छोटे। तो गांधी जी भी जिस समय गए हैं कलकत्ता उस समय चली रही थी मारपीट, तो वहां जाकर के उन्होंने हिंदुओं के हथियार रखवा लिए, वहां जाकर के हिंदुओं को बुलाए हुए अपने अपने हथियार रख दीजिए। अब मैं जरा 2 मिनट अपनी बात कह दूं। ये हमारे देश का, हम हिंदुओं का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत इतिहास की इतनी दुखद घटनाओं को मतलब जानता तक नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बातें आई ही नहीं। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो ये बहुत जरूरी है कि इस फिल्म को बच्चे, इस फिल्म को युवा, इस फिल्म को भारतवासी, इस फिल्म को हम लोग देखें, हम हिंदुस्तानी, और कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ और आगे ना हो। देखिए इतिहास जो है वो इतिहास से सबक लेने पड़ते हैं। इतिहास से जो कौमें नहीं सीखती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और ये बहुत ही मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि कम से कम विवेक अग्निहोत्री जैसा कोई तो सामने आया जो ये सच हमारे सामने लेके आया। ठीक है, कट्स लगे हैं, पर एक बार फिल्म देखें। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि ये फिल्म जरूर देखें। जब आप अनिल भाई ने मुझे कहा कि भैया ये बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ सिनेमा नहीं, तो मैंने अपने नजदीक जो है कोशिश, अभी ये आपके वीडियो के दौरान ही मैंने जो है इंटरनेट पे सर्च किया कि फिल्म सबसे नजदीक कहाँ मिल सकती है मुझे देखने को, तो वो शायद मुझे उसके लिए चंडीगढ़ जाना होगा, क्योंकि सिनेमा हॉल तो है हमीरपुर में परंतु उसमें ये लगी ही नहीं है। खैर, हाँ आप कुछ कह रहे थे सर, आज बात को अपनी समाप्त कर दीजिए इसी लगे। ठीक है, समाप्त मैं इस नोट पे करूंगा कि ये तो देखिए एक चीज है बाबा जी कि हमको ये फिल्म देखनी चाहिए। एक तो मतलब एक गैंग पूरा लगा हुआ है इसको जो है फ्लॉप करने के लिए, एक कोशिश चल रही है बताने की कि फिल्म का कलेक्शन बहुत ही लो है, इस फिल्म से भी नीचे है, ये है वो है। तो एक चीज तो ये है कि विवेक अग्निहोत्री ने जो इतनी हिम्मत दिखाई है इसका उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है एक चेन जो है शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें कि सरकार के ऊपर इस बात के लिए जो है उनसे जवाब मांगा जाए कि ये सच्चाई हमसे इतने दिनों तक क्यों छिपाई गई, क्यों नहीं ये चीज हमको बताई गई। और मैं तो ये कहता हूं कि कुछ बीजेपी के समर्थकों को ही जो है अदालत में मुकदमे दायर करने चाहिए कि ये क्या फालतू चीज दिखाई, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। विवेक अग्निहोत्री को कहा जाए कि इसको साबित करें, और साबित क्या हो तो सीबीएफसी में ही वो साबित कर चुके हैं। और तीसरी चीज ये है कि इसके ऊपर जो है और काम होना चाहिए, शोध होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में शोध होना चाहिए
किस तरीके की घटनाएं घटी, ये जितना जी उसी 1-2 दिनों में ही बंगाल में जो कुछ हुआ उसके ऊपर सैकड़ों पीएचडीज हो सकती है। तो इस काम को आगे बढ़ाने जी की जरूरत है, न कि फिल्म देख करके उसको हिट करा करके इसको भूल जाने, न कि ऐसा भूल जाए, इसको जो है वो कंटिन्यू रखने की जरूरत है। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों का हौसला भी बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ सरकार के ऊपर इसके लिए दबाव बनाने की भी जरूरत है कि भाई इस तरह की सच्चाई क्यों छिपाई गई है हमसे, आगे भी जो है कुछ भी छिपाया न जाए। ये तो एक कांड है बंगाल फाइल, ऐसे ऐसे बहुत सी फाइलें इस देश में है और जी। सबको बाहर लाने की जरूरत है। तो अनिल सर, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। और हमें सबको प्रेरित किया कि हम ये फिल्म जरूर देखें। मैं सभी दर्शकों से आह्वान करूंगा कि इसको फैलाइए, स्वयं फिल्म देखने जाइए, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए, अपने बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखाइए जो देख सकते हैं, और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार सबको बोलिए कि ये फिल्म देख के आए। और विवेक अग्निहोत्री को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।